आप सभी को नमस्कार और जय सिया राम। मैं आज आपके सामने दो बिल्कुल ही भिन्न विषय लेकिन एक साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह दो भिन्न विषय हैं रामायण और सिविल इंजीनियरिंग। आप में से बहुत से लोगों की इमीडिएट रिएक्शन हो सकती है कि रामायण की कहानी तो हमें मालूम ही है और सिविल इंजीनियरिंग से भला हमें क्या काम, क्योंकि मैं तो एक बैंकर हूँ या मैं एक मैनेजमेंट की फील्ड वाला व्यक्ति हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ या कोई आप में से कह सकते हैं कि हम तो गृहिणी हैं या फिर कोई यह भी कह सकते हैं कि हाँ मैं इंजीनियर तो हूँ लेकिन मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ या मैं एक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हूँ, तो फिर भला सिविल इंजीनियरिंग से मुझे क्या काम। यहीं पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखे बिना ऐसी कोई भी राय मत बनाइए, क्योंकि आज पहली बार मैं आपके सामने रामायण को बिल्कुल ही एक भिन्न परिदृश्य में यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग के परिदृश्य में आपके सामने रामायण प्रस्तुत करने वाला हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण का इंजीनियरिंग से और इंजीनियरिंग का रामायण से आपको संबंध पता चलेगा। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आप सबकी इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, इससे भी आप परिचित होंगे। आपको यह पता चलने वाला है कि रामायण और इंजीनियरिंग दोनों को आपको एक साथ जानना क्यों जरूरी है। आप भले ही किसी भी प्रोफेशन से हो लेकिन आपके लिए जरूरी है और आपकी भूमिका इसमें बहुत बड़ी है। तो रामायण और इंजीनियरिंग को निश्चित रूप से हम बहुत ही सरल करके समझने का प्रयास करेंगे। और रामायण और इस इंजीनियरिंग की यात्रा में हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मनीष दुबे। मैं सिविल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ और पिछले लगभग 35 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों जैसे प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट से जुड़ा रहा हूं। और पिछले कुछ वर्षों से मैं इंजीनियरिंग शिक्षा से भी जुड़ा रहा हूं। रामायण के साथ मेरा संबंध मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि से हुआ है और इसमें सबसे बड़ी कृपा मैं युग तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय जी की मानता हूं। तो रामायण और इंजीनियरिंग के इसी सानिध्य से शायद प्रभु श्री राम ने मुझसे एक किताब लेखन का भी काम करवा लिया। इस किताब का नाम है रामायण में सिविल इंजीनियरिंग। तो हम इस किताब से जुड़े विषय भी अपने वीडियोस में लेंगे। तो अब हम सीधे अपने विषय पर आ जाते हैं कि रामायण और इंजीनियरिंग को एक साथ जानना क्यों जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सबकी इसमें क्या भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका क्या रहने वाली है। तो आप अपने चारों तरफ नजर डाल के देखें तो पिछले कुछ वर्षों में हमने निश्चित रूप से बहुत ज्यादा विकास किया है और इस विकास का सबसे प्रमुख आधार विज्ञान और इंजीनियरिंग ही रहे हैं। लेकिन इस विकास के साथ हमें कुछ विकट समस्याएं भी सामने दिखती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, नई नई बीमारियों और महामारियों का दिनों दिन बढ़ता हुआ प्रकोप। इन सब के बाद हम अपने आसपास ही अपने शहरों की तरफ देखें तो कुछ दूर की दूरी तय करने के लिए हमको कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक भी कई बार लग जाते हैं। अब पिछली गर्मियों में हम सभी ने महसूस किया है कि 45 डिग्री से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर कई दिनों तक रहा। इस भीषण गर्मी से हम परेशान रहे। उसके बाद आ जाए कि अभी बारिश हो रही है तो हमको रोज समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि पहली बारिश में या 2-3 घंटे की बारिश में हमारे महानगर डूबने की कगार पर आ जाते हैं। और इन सब के बाद जब आप विकास परिदृश्य पर नजर डालेंगे तो इस पूरे विकास की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसके शुरू में मूल उद्देश्य यही था कि मनुष्य को सुकून मिलेगा, मनुष्य का संतोष बढ़ेगा। लेकिन आप अपने आसपास भी पूछ के देखें या खुद अपने दिल से पूछें, क्या पिछले कुछ वर्षों में हमारा संतोष का स्तर घटा है या बढ़ा है। डेफिनेटली हम सब महसूस करते हैं कि दिनों दिन हमारा मानसिक लेवल पर असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये सब समस्याएं, इसका क्या अभी सिविल इंजीनियरिंग या रामायण से लेना देना है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी भी समस्या आपने सुनी है, ये सब समस्या से जिनसे हम रोज दो चार होते हैं, इन सभी समस्याओं का हल इंजीनियरिंग ही दे सकती है। और वो कब, जब वो इंजीनियरिंग रामायण के साथ जुड़ जाए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप अपनी भूमिका उसमें समझ लें। तो ये तीनों चीजें मिला के आपको, आज मैं मानता हूं कि आपको ये सब चीजें अभी बहुत अजीब सी लग रही होंगी, विचित्र लग रही होंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी विचित्रताएं तो जानना शुरू हुई है,
अभी तो आपको और विचित्रताएं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम दो विचित्रताओं पर चलते हैं। पहली विचित्रता है इंजीनियर से जुड़ी हुई और दूसरी विचित्रता है आप सबसे जुड़ी हुई। तो इंजीनियर से जुड़ी हुई विशेषता क्या है, विचित्रता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, अब जितने भी इंजीनियर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़े से अलर्ट हो जाए, क्योंकि मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और हाँ, नॉन इंजीनियर्स भी खुश हो जाए, आपके पहचान में कोई ना कोई तो इंजीनियर्स होगा ही, आपके बेटे, आपके भाई बहन, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई विद्यार्थी या कोई भी परिचित, आप उससे भी यह क्वेश्चन जरूर पूछ के देखिए। तो मैं यह पूछता हूं आपसे कि इंजीनियरिंग की परिभाषा क्या है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन नॉन इंजीनियर सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन इंजीनियर्स यहाँ पर बहुत अलर्ट हो गए होंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ शायद 90% इंजीनियर से आज तक ये किसी ने प्रश्न पूछा ही नहीं होगा। और ये जो समस्या हमने अभी देखी, इनमें से अधिकतर का समाधान इसी परिभाषा में छुपा हुआ है। तो इंजीनियरिंग की परिभाषा क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ तो मालूम ही होगी, उसमें कुछ में उसको एक समग्रता से देखते हैं। इंजीनियरिंग की विभिन्न जो परिभाषाएं उपलब्ध है, उसमें से जो सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार इंजीनियरिंग वस्तुतः विज्ञान, भौतिकी और गणित के कुछ सूत्रों और सिद्धांतों की सहायता से कुछ साधन बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें बना हुआ साधन ऐसा होना चाहिए कि जिससे मनुष्यता की कोई भलाई हो सके। अब यहाँ पर क्या विचित्रता है? हमने जैसा शुरू में देखा कि गणित, विज्ञान, भौतिकी के सूत्र और सिद्धांत बहुत बढ़िया हम छात्रों को पढ़ाते हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। छात्र भी बहुत पारंगत होते हैं गणित, फिजिक्स, विज्ञान में। उसके बाद अब साधन बनाने की बात, बिल्कुल सब इंजीनियर बहुत उत्साह में होते हैं कि हम कोई साधन बनाएंगे, लेकिन आपने देखा कि विज्ञान के ज्ञान और साधन बनने तक इंजीनियरिंग नहीं है। कब है इंजीनियरिंग? जब उस साधन से मनुष्यता का भला हो। अब ये मनुष्यता क्या है, ये तो इंजीनियरिंग में कभी हम पढ़ाते ही नहीं है। और ये मनुष्यता क्या खाली एक छोटी सी चीज है? नहीं, मनुष्यता एक बहुत समग्र कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट वस्तुतः मनुष्य, उसके व्यवहार, समाज, पर्यावरण और पूरे वैश्विक परिदृश्य से जुड़ता है। तो अब इतने समग्र व्यवहार को, इस मनुष्यता को पहले तो समझना और फिर इस मनुष्यता की भलाई के लिए कोई काम होना, ये सब चीजें तो कभी इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं जाती। हाँ, पहले की फिजिक्स, मैथ्स और साधन बनाना तो बहुत अच्छे से हम सीखते हैं। यहीं पर एक समस्या आ रही है कि अब इंजीनियर्स को मनुष्यता कैसे पढ़ाएं। अब मैं खुद भी क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और इंजीनियरिंग एजुकेशन से भी जुड़ा हूँ, तो ये जानता हूँ कि इंजीनियर्स को बहुत से काम होते हैं पढ़ाई के दौरान भी। उनको अपने कठिन विषय पढ़ना होते हैं, फिर असाइनमेंट्स लिखना होते हैं, फिर एग्जाम की तैयारी करना होती है। उसमें मनुष्यता के बारे में 10-15 साइकोलॉजी की, सोशल साइंस की बुक कैसे पढ़ेंगे? तो यहीं पर तो समाधान दे रही है हमको रामायण, क्योंकि रामायण के द्वारा हम मनुष्यता की जो चीजें हो सकता है 20-25 पुस्तकों से पढ़ना पड़े, एक रामायण ही हमारी मदद कर देती है। कैसे, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। अब आ जाते हैं दूसरी विचित्रता पर, जो जुड़ी है आप सभी से। आप सभी से कौन सी विचित्रता जुड़ी है? अब यहाँ पर देखिए कि इंजीनियरिंग की परिभाषा में ही आपने देखा कि इंजीनियरिंग में फिजिक्स, मैथ्स पढ़ लिया, एक साधन बना लिया, लेकिन वो इंजीनियरिंग कब होगा? जब उससे मनुष्यता का भला हो। अब मनुष्यता का जब भला होना है, तो मनुष्यता का सबसे बेसिक कंपोनेंट कौन है? एक मनुष्य, यानी आप लोग। तो एक मनुष्य के रूप में इंजीनियरिंग, पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया के सबसे बड़े उपभोक्ता या स्टेक होल्डर कौन हुए? जिनके लिए, जिनको लक्ष्य बना के ये पूरी गतिविधि हो रही है। तो जब आप सब, प्रत्येक आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन आप इस पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि आप इसके सबसे बड़े उपभोक्ता हैं इंजीनियरिंग के? और उपभोक्ता और स्टेक होल्डर होने के बाद दूसरी स्टेप ये है कि चलिए जान भी गए, क्या आप जागरूक हैं अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति? ये दोनों चीजों के जवाब प्रायः नहीं में मिलते हैं, क्योंकि हम में से कई लोग तो ये जानते ही नहीं है कि हम सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। ये जितनी गतिविधियां हमारे सामने हो रही है ना, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अल्टीमेटली हमारी भलाई के लिए हो रही है। कई बार तो ये सुन के हमको आश्चर्य भी होता है, अच्छा ये मेरी भलाई के लिए हो रहा है। तो चलिए एक उपभोक्ता के रूप में मैं आपको बहुत छोटे से उदाहरण से बता देता हूँ। आप
सिविल इंजीनियरिंग के तो मैं कहूँगा इंजीनियरिंग की दूसरी ब्रांचेस के थोड़े कम उपभोक्ता हो सकते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। कैसे? आप सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला काम वॉश बेसिन में जाके अपना मुंह धोते हैं। वॉश बेसिन जो वहाँ लगा हुआ है और उसमें जो पानी आ रहा है वो पूर्णतः सिविल इंजीनियरिंग की प्रक्रिया का है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप अपने घर की खिड़की खोलते हैं या बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, वह भी सिविल इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ है। उसके बाद जब आप बाहर सड़क पर चल के अपने कार्यालय की ओर जाते हैं तो वह सड़क भी सिविल इंजीनियरिंग से बनी है। आपका कार्यालय का जो भवन है, आपकी जो शॉप है, वो सब भी एक सिविल इंजीनियरिंग निर्माण का सबसे अद्भुत उदाहरण है। इन सब से होके जब आप शाम को अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो जिस मार्केट या मॉल में जाते हैं वह मार्केट या मॉल भी सिविल इंजीनियरिंग की ही एक सबसे बढ़िया कृति होती है। उसके बाद जब सब दूर से घूम फिर के आप घर पर आ जाते हैं और शांति से सोना चाहते हैं तो जब रात को आप सोते हैं तो वह पलंग भी जो आपका जिस फर्श पर रखा होता है वह फर्श सिविल इंजीनियरिंग से बनी होती है, और जो आपके छत पे साया करती है, आपको कई मौसमों की मार से बचाती है, वह छत भी सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ही बनी होती है। अब बताइए, सुबह उठने से लेके रात को 8 घंटे सोने तक भी सिविल इंजीनियरिंग आपका पीछा नहीं छोड़ रही। तो आप सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े 24/7 के उपभोक्ता हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी आगे की बात, क्या आप सिविल इंजीनियरिंग के उपभोक्ता के रूप में जागरूक हैं? आप पूछेंगे क्यों जरूरी है, तो मैं आपको फिर एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप 20 रुपए का नमक का पैकेट लेके जैसे ही घर में आते हैं तो आपको रेडियो पे, टीवी पे, पेपर में तुरंत विज्ञापन देखने को मिलता है। जानिए आपके नमक में क्या है, क्या आपके नमक में आयोडीन है? अब जब 20 रुपए के नमक के लिए आपको एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक होने के लिए कहा जाता है, तो हम सभी लोग कोई 20 लाख के मकान में रहते हैं, कोई 40 लाख के, कोई 80 लाख से लेके 2 करोड़ और 4 करोड़ तक के मकानों में हम रहते हैं। तो क्या हमको 20 लाख से 4 करोड़ तक के मकान में रहने वालों को अपने मकान के इंजीनियरिंग प्रक्रिया के बारे में जानना या जागरूक होना जरूरी है कि नहीं? अब आप भी सहमत होंगे कि बिल्कुल है। अब प्रश्न आ गया कि हमने तो कभी न गणित पढ़ा है न इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो हम कैसे इंजीनियरिंग के बारे में जाने? फिर जो मैंने आपको पहली समस्या विचित्रता बताई थी इंजीनियर्स को लेके, उनको मनुष्यता कैसे पढ़ानी है और आप लोगों को इंजीनियरिंग कैसे समझानी है, ये दोनों का उपाय है रामायण। जब इंजीनियरिंग रामायण से जुड़ती है, आप इंजीनियरिंग रामायण में इंजीनियरिंग के प्रसंगों को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इंजीनियरिंग के बड़े बड़े सूत्र भी कई समझ में आ जाएंगे। और इसी तरह से जब इंजीनियरिंग के छात्र या इंजीनियरिंग का कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स जब रामायण के माध्यम से अपने इंजीनियरिंग को देखेंगे तो उनको मनुष्यता की क्या आवश्यकता है इंजीनियरिंग में, यह तुरंत समझ में आएगा और उनके कार्यों में मनुष्यता की भलाई उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, जिसके बारे में आज वो लिंक भी नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई से। तो अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि इंजीनियरिंग और आप लोगों के साथ कौन कौन सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान हमारा प्राय नहीं जाता है और जाना जरूरी है। अब मैंने यहाँ समाधान के रूप में नाम लिया है रामायण का। अब आपके मन में सहज जिज्ञासा होगी कि रामायण और इंजीनियरिंग से क्या संबंध है, क्योंकि रामायण में इंजीनियरिंग का निश्चित रूप से आप सभी ने राम सेतु जो ब्रिज बना था समुद्र पर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन बाकी इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो से यही तो मैं आपको बताने आया हूँ कि रामायण में जब मैंने उसको सिविल इंजीनियरिंग दृष्टि से पढ़ता ही था मैं, और जब उसमें मैं धीरे धीरे देखता गया तो मैं उसमें रामायण में आपको बताऊं कि लगभग 100-125 से अधिक सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए प्रसंग हैं। जब इतने सारे प्रसंग रामायण में हैं तो रामायण तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग की एक टेक्स्ट बुक की तरह दिखती है। अब कैसे, आपकी भी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि ऐसा क्या क्या है रामायण में। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि रामायण में आज की आधुनिक इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाले लगभग 18 विषयों की विषय वस्तु रामायण में कहीं ना कहीं हमको मिलती है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके तो एक मकान में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको आज का पहला, ये आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो मैं आज आपको
खाली इसका एक परिचय जैसा दे रहा हूँ, वो भी आपके लिए बहुत रोचक रहने वाला है। और निश्चित रूप से इसमें ऐसी बातें आपको अभी तक भी पता चली होंगी और आगे भी चलेंगी जो आपने कभी नहीं सोची होंगी। तो रामायण में कहाँ से शुरू होती है? तो रामायण में हम सबके जो सबसे ज्यादा जनप्रिय हमारे नायक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। तो मैं आपको बताऊं कि रामायण के महानायक श्री राम के जन्म के पहले की भूमिका से लेकर सिविल इंजीनियरिंग के कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो रामचंद्र जी के पूरे लीला काल में सिविल इंजीनियरिंग के कार्य साथ साथ चलते हैं। और जब श्री राम इस लोक से अपने साकेत लोक वापसी का अपनी योजना बनाते हैं, तो उस समय भी जो वाल्मीकि रामायण में सबसे आखिरी में वर्णित कार्य आता है प्रभु श्री राम का, वह भी सिविल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत निर्माण कार्य है। तो ये तो पूरे रामचंद्र जी के पूरी जीवन लीला के दौरान सिविल इंजीनियरिंग हो गई। फिर रामचंद्र जी के जो तीनों भाई हैं हमारे सब, वो तीनों भाई भी सिविल इंजीनियरिंग के एक से बढ़कर एक कार्य रामायण में करते हैं। फिर हम सबके जो सबसे प्रिय पात्र रामायण जी के हैं, बल बुद्धि और विद्या के देने वाले श्री हनुमान जी। हनुमान जी तो एक सिविल इंजीनियर के रूप में इस तरह से रामायण में वर्णित हैं कि मैं आपको, जब आप खुद ही वो वर्णन पढ़ेंगे तो आपको ही लगेगा मैं क्या बताऊं। लेकिन हमने आज तक इस दृष्टि से कभी रामायण को देखा नहीं है, इसलिए हमें ये चीजें मालूम नहीं होती। मैं आपका ध्यान इन्हीं चीजों की ओर ले जाऊंगा। तो रामायण में सबसे पहली चीज तो श्री राम जी के जन्म से ही सिविल इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप चलें तो अब हम देखें कि हम और आपसे कैसे जुड़ती है। तो हम लोगों की एक सबसे बड़ी इच्छा रहती है अपना मकान बनाएं या कोई घर खरीदें। तो रामायण यहाँ भी हमारी मदद करती है शुरू से ही, कि जब भी आप कोई घर लें या निर्माण करें तो उसकी प्रॉपर परमिशन वहाँ की लोकल अथॉरिटी से है कि नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन है कि नहीं, यह देखना बहुत आवश्यक है। और यदि हम कोई नया निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना बहुत आवश्यक है, जिसको आजकल हम और आप बिल्डिंग परमिशन के नाम से जानते हैं। तो कभी भी किसी भी निर्माण के लिए बिल्डिंग परमिशन लेना बहुत आवश्यक होता है। ये देखिए कौन बता रहा है, रामायण बता रही है। अब बिल्डिंग परमिशन हो गई, नक्शा बन गया। अब नक्शा बनने में किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो कई लोग, हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स भी कई बार इस चीज को इग्नोर करते हैं और क्लाइंट्स भी कर जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट तो पहली बार मकान बना रहे होते हैं। मकान के प्लानिंग का, मकान के एलिवेशन का, मकान के रहने वालों से कितना अच्छा संबंध होता है, यह रामायण हमको बताती है। मकान के उपयोगकर्ता का मकान के स्वरूप पे क्या प्रभाव पड़ता है और मकान के स्वरूप का मकान के उपयोगकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह भी रामायण हमें बताती है। अब इसके बाद प्लानिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई। अब आप देखें कौन से पार्ट की डिजाइन हमें स्ट्रक्चरली बहुत अच्छी करना चाहिए, यह ज्ञान भी रामायण हमको देती है। बस हमारा ध्यान होना चाहिए कि कहाँ रामायण हमको ये ज्ञान देती है। अब जब प्लानिंग, डिजाइनिंग और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई, तो अब आएगा कि हम अपने मकान बनाने का ठेका किसको दें। तो आप जानते हैं कि निर्माण के फील्ड में कई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और सभी तरह के लोग, स्किल्ड नॉन स्किल्ड सभी तरह के लोग हैं। तो रामायण एक बहुत अच्छा हमको सलाह देती है। रामायण बताती है कि कभी भी मकान का काम, कंस्ट्रक्शन का काम वेल क्वालिफाइड इंजीनियर को ही, या जो भी उस मकान को बनाने का पूरी तरह से कौशल रखता हो, उसको ही देना चाहिए। रामायण में भी एक बहुत बड़े निर्माण का कार्य एक बहुत ही अच्छे सर्टिफाइड, कहूंगा मैं यहाँ, बिल्कुल प्रमाण पत्र प्राप्त इंजीनियर को दिया गया था। वो निर्माण आज भी हमें बहुत अच्छी स्थिति में दिखता है। और उसके विपरीत एक ऐसे व्यक्ति को दिया, जैसे हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में कई बार चलता है। यह सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड कई लोगों को बहुत रोजगार उपलब्ध कराती है और अच्छी बात है। उसमें कोई कम पढ़े लिखे भी होते हैं और कोई नॉन टेक्निकल लोग भी होते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन वहाँ जरूरत क्या है, किसी इंजीनियर या टेक्निकल पर्सन की, आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी आप जरूर ले। तो यह टेक्निकल हैंड होना कितना जरूरी है, रामायण इसका नहीं हो तो नकारात्मक पक्ष भी बताती है कि कोई ऐसा ही मूढ़ तरह का एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको भी, उसके माध्यम से भी एक नगर निर्माण होता है। उस नगर निर्माण का बहुत ही बुरा हश्र होता है। तो देखिए, आपको निर्माण एजेंसी चुनने में भी रामायण आपकी मदद करती है।
अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ऐसे तो कितने काम हैं, तो यदि इन सबको आप बिल्कुल व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, मेरी पुस्तक है रामायण में सिविल इंजीनियरिंग, भोपाल के ही इंदिरा पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित है और अमेजन, फ्लिपकार्ट साइट्स पर आपको आसानी से मिल जाती है और भोपाल में कई बुक स्टॉल्स पर भी यह उपलब्ध है। तो आप इस पुस्तक में यह पूरी चीज पूरी सुव्यवस्थित क्रमानुसार पढ़ सकते हैं और इन वीडियोस में भी हम यही सब चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये केवल इंजीनियर्स के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन जो इंजीनियर्स नहीं है उनके लिए, गैर इंजीनियर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आगे हम चलें तो रामायण हमको हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, फर्श, सीढ़ियाँ ये सब कैसे होना चाहिए, क्या दरवाजे खिड़की केवल सुंदर होना चाहिए या मजबूत भी होना चाहिए, इसके बाद देखें तो हमारे घर में जो निर्माण सामग्री है, जो मटेरियल है, वह कैसा होना चाहिए, क्या हमको कहीं बहुत दूर से कोई सामान लेके आना चाहिए या हमारे निकट ही उपलब्ध सामग्री से हमको अपने मकान का निर्माण करना चाहिए। ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी रामायण बताती है। इस सब के बाद आप चले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज का सबसे बड़ा विषय रहता है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बड़े बड़े पुल, डाइवर्जेंस, डैम, कॉफर डैम, तालाब, सुरंगें, सड़क और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी पूरा वर्णन रामायण में हमको मिलता है। इस सब के साथ आधुनिक युग के कई मटेरियल्स के बहुत अच्छे नाम हमको रामायण में मिलते हैं। हम आगे के वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें बताने के बाद आपकी जिज्ञासा बढ़ी हो तो जैसा मैंने बताया, पुस्तक तो आप ले ही सकते हैं और ये वीडियो भी आपको उपयोगी लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसको ध्यान से देखिए और इसमें मेरी द्वारा बताई हुई एक एक चीज पर विचार करिए। आप इंजीनियर हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज पर, खास तौर से मनुष्यता की भलाई के मुद्दे पर, और आप गैर इंजीनियर्स हैं तो उपभोक्ता के रूप में आपकी भूमिका पर ध्यान देना है। अब ये वीडियो हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और ध्यान दिला दूं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ वरिष्ठ लोग भी यह रामायण देख रहे होंगे और कई युवा भी यह वीडियो देख रहे होंगे, तो वो यह सोच रहे होंगे कि रामायण में मुख्य पक्ष तो भक्ति का है, तो भक्ति और श्री राम की भक्ति के बारे में तो कुछ बात हुई नहीं, तो यह पक्ष तो मैं इग्नोर क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात हो रही है रामायण और इंजीनियरिंग की, तो मैं आपको ये बताऊं कि अपने अगले वीडियोस में हम भक्ति की भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत पक्ष रामायण में इंजीनियरिंग और भक्ति, जब मैंने यह शोध कार्य करता था तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि इंजीनियरिंग और भक्ति बिल्कुल समान अवधारणाएं हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि इंजीनियर्स को भक्ति का परिचय सहज मिलने वाला है और जो भक्त हैं उन्हें इंजीनियरिंग का भी परिचय बहुत सहजता से रामायण करवाएगी। अब मैं इंजीनियरिंग, विज्ञान, भक्ति ये सब क्यों कह रहा हूँ, आपका ध्यान, अब हम ये वीडियो भी समाप्त कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की समाप्ति की ओर मैं आपको ले जाऊं तो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, कोई भी ग्रंथ की समाप्ति पर उसकी फलश्रुति दी हुई होती है। तुलसीदास जी की रामायण में क्या फलश्रुति दी हुई है, कभी आपका ध्यान गया हो तो गोस्वामी जी ने बिल्कुल रामायण के आखिरी श्लोक में जो फलश्रुति का वर्णन किया है, उसमें आखिरी श्लोक की भी जो आखिरी की लाइनें हैं उसमें क्या कहते हैं, वो रामायण हमें क्या देती है, एक ही मैं आपको उसका फ्रेज बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम रामायण में इंजीनियरिंग और विज्ञान और टेक्नोलॉजी ढूंढना हमारी सही दिशा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायण कई और अन्य चीजों के साथ श्री रामचरितमानस विज्ञान भक्ति प्रदम, अर्थात यह हमको विज्ञान भक्ति देता है। भक्ति केवल भक्ति नहीं, विज्ञान भक्ति। अब ये विज्ञान क्या है, यह विज्ञान भक्ति क्या है, इस पर तो मैं भी बहुत इस पे शोध कर रहा हूँ और बहुत से पन्ने लिखे हैं, लेकिन आपको मैं यह सब चीजें बहुत सरल करके आगे के वीडियो में समझाने वाला हूं। तो आज के वीडियो में मेरा यही आपसे निवेदन है कि आपका ध्यान इस ओर जाए, आपके परिचित जो इंजीनियर हो उनसे आप इस विषय पर चर्चा करें। निश्चित रूप से हम इंजीनियरिंग के ही द्वारा आज के युग की कई समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और रामायण के माध्यम से।
तो आज का वीडियो समाप्त करने के पहले, जैसे कि परंपरा है कि बोला जाता है वीडियोस में कि इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो यह तो मैं निवेदन आपसे क्या करूं, क्योंकि मुझे यह पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो में जो आपको कंटेंट्स मैंने बताए आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो इतनी अच्छी चीज सुनकर आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद ही इस वीडियो के बाद अपने परिचितों को यह चीज बताएंगे, यह वीडियो शेयर करेंगे ही, यह पूरा विश्वास है। तो यह वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और रामायण और इंजीनियरिंग को मिलाकर देखने का प्रयत्न आप भी करिए। मैं तो करूँगा ही सही। और आप अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।